हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और देखिए, पॉलिटिकल थिंकर्स की ये वीडियो जो हमारी है। और मार्क्सवाद हम पढ़ रहे थे, समाजवाद, उसमें हमने चिर सम्मत समाजवाद आदि हमने काफी चीजें इसमें पढ़ लिया था। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, मूल्य का सिद्धांत हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे मार्क्सवाद के संबंध में लेनिन के विचार और मार्क्सवाद की आलोचना भी आज हम इसमें कवर कर लेंगे। और आज हमारा ये जो चैप्टर है समाजवाद मार्क्सवाद वाला, ये हो जाएगा खत्म। और नेक्स्ट वीडियो फिर नेक्स्ट दूसरी वीडियो अपलोड करूँ फिर। ठीक है, तो वीडियो पूरी जरूर देखें और पूरी वीडियो अवश्य देखें। और जो इम्पोर्टेंट चीजें लगी रही हो उसे नोट जरूर करें। टीजीटी पीजीटी की एग्जाम में के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर वीडियो है आपके लिए। ठीक है, और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्क्सवादी समाजवाद जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसी के अंदर मार्क्सवाद के संबंध में लेनिन के विचार। ठीक है, तो लेनिन के क्या विचार हैं मार्क्सवाद के संबंध में। ठीक है, देखिए 1917 की रूसी क्रांति के नायक लेनिन थे। ये इन्हें माना जाता है, लेनिन को, कि ये जो 1917 की रूसी क्रांति हुई थी उसके नायक माना जाता है। और चिर सम्मत मार्क्सवाद के सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप देने का इन्होंने किया था, इन्होंने प्रयत्न किया था। ठीक है, लेनिन ने मार्क्स से प्रेरणा लेकर क्रांति का व्यवहारिक कार्यक्रम बनाया और उसे सार्थक बनाने के लिए अपनी रचनाओं द्वारा मार्क्सवाद की नई धारणा इसने प्रस्तुत की। लेनिन ने मार्क्सवाद में जो परिवर्तन किए वो किस प्रकार हैं, हम उसे देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि मार्क्स का मानना था पूंजीवादी व्यवस्था जो है उसके अंतर्गत दो वर्ग हैं। कौन कौन से वर्ग आते हैं? पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग। ठीक है, दो वर्ग ही रह जाएंगे। ये लेनिन कह रहा है कि मार्क्स का मानना था। और मजदूर वर्ग पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध क्रांति करेगा। और इसमें संशोधन करते हुए लेनिन ने कहा कि क्रांति की भूमिका सैनिक, किसान, मजदूर वर्ग मिलकर संभालेंगे और यह क्रांति निरंकुश शासन, जमींदारों और पूंजीपतियों के क्या होगा, उसके विरुद्ध होगी। अगला पॉइंट है कि मार्क्स का मानना था कि वर्ग चेतना सर्वहारा वर्ग में शीघ्र व्याप्त हो जाएगी और वह संगठित होकर क्रांतिकारी की भूमिका संभाल लेगा। लेनिन ने कहा कि बुद्धिजीवियों का समूह क्रांति की ज्वाला क्या करेगा, उसको प्रज्वलित करेगा। जो बुद्धिजीवी लोग होंगे, जो उनका संगठन होगा, जो उनका समूह होगा, वो क्या करेगा, क्रांति की ज्वाला को प्रज्वलित करेगा, क्रांति की शुरुआत करेगा। और मजदूर वर्ग क्या करेंगे, वो क्रांति की बागडोर वो अपने हाथों में लेंगे और उसे क्रांति की जो बागडोर है उसको मजबूत बनाएंगे और उसे संभालेंगे। व्यवहारिक स्तर पर यह कार्य रूस के साम्यवादी दल को सौंपा गया, जिसका संस्थापक स्वयं कौन था, लेनिन था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि मार्क्स का मानना था कि सर्वहारा की कोई विचारधारा नहीं होती, क्योंकि यह सत्तारूढ़ नहीं है, यह सत्ता में नहीं है। लेकिन लेनिन ने सर्वहारा या शोषित वर्ग के लिए भी विचारधारा की बात लेनिन कहता है, क्योंकि वर्ग चेतना विकास के लिए समाजवादी विचारधारा का प्रचार जो है वो क्या है, बेहद जरूरी है, ये लेनिन कहता है। लेनिन के अनुसार अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में साम्राज्यवाद पूंजीवाद का चरमोत्कर्ष है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में क्या है, साम्राज्यवाद का पूंजीवाद का क्या है, चरम पर है, चरमोत्कर्ष है। और इसलिए उसने सुझाव दिया कि 20वीं शताब्दी के विश्व में अल्प विकसित लोगों को सर्वहारा की भूमिका संभालकर साम्राज्यवादी देशों के विरुद्ध क्या होगा, उसको क्रांति करनी होगी। ठीक है, समकालीन मार्क्सवाद। समकालीन मार्क्सवाद के अंतर्गत मार्क्सवाद के मानवीय पक्ष पर विशेष बल दिया गया। किस पद पर, मानव के मानवीय पक्ष पर। इसका ध्येय केवल उत्पादन प्रणाली में पूंजीवाद की तरह समाजवाद लाना नहीं है, यानी पूंजीवाद की तरह सिर्फ उत्पादन के लिए समाजवाद लाना नहीं है, बल्कि जो बेबस मनुष्य हैं, बेसहारा मनुष्य हैं, उनके लिए उनकी सच्ची स्वतंत्रता उनके लिए लाना है। ठीक है, मार्क्स का मानवतावादी चिंतन। मार्क्स की कृति थी इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट 1844। ठीक है, इकोनॉमिकल एंड फिलोसफिकल
और मैन्यूस्क्रिप्ट। तो 1844 में मार्क्स के मानवतावादी चिंतन का सर्वोत्तम विवरण मिलता है, जो कि 1927 तक अज्ञात था, यानी इसके बारे में जानकारी नहीं थी। 1932 में जर्मन भाषा में, किस भाषा में? जर्मन भाषा में पहली बार प्रकाशित कृति हुई और मार्क्स के शब्दों में साम्यवाद का निजी संपत्ति और मानवीय परायेपन का नितांत उन्मूलन और मानवीय प्रकृति का मानव के लिए यथार्थ नियोजन है। परायेपन का सिद्धांत में हम आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। मार्क्स ने अपनी आरंभिक कृतियां जो थी आर्थिक और दार्शनिक पांडुपी के अंतर्गत मानव की जो खोई हुई स्वतंत्रता थी उसको फिर से क्या किया, वापस लाने के लिए निजी संपत्ति के उन्मूलन का इसने क्या किया, समर्थन किया। यानी जो निजी संपत्ति है लोगों के पास वो नहीं होनी चाहिए, जो भी संपत्ति हो सबको बांट दी जानी चाहिए। तो इसने उसकी उन्मूलन का समर्थन किया, किंतु यह संकेत नहीं देता है कि यह उन्मूलन किस प्रकार संभव होगा, यानी यह उन्मूलन किस प्रकार किया जाएगा, यह बात मार्क्स ने नहीं कही है, ठीक है। अपनी परवर्ती कृतियों द मैनुस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है, मार्क्स की कृतियां हैं, ये रचनाएं हैं, दास कैपिटल, द मैनुस्ट मैनिफेस्टो। और इसमें पूंजी आदि के अंतर्गत मानव की जो खोई हुई क्षमता है उसकी वापसी के लिए जो वर्ग संघर्ष के यंत्र को उसने क्या माना है, साधन माना है, दो वर्गों के संघर्ष को। अब हम देखेंगे परायेपन की संकल्पना क्या है। परायेपन के अलगाव की संकल्पना मार्क्स से आर्थिक और राजनीतिक पांडुलिपियों का प्रधान विषय है। इसमें उसने पूंजीवादी प्रणाली की आलोचना की है। किसकी आलोचना की है? जो उसने पूंजीवादी जो प्रणाली है, पूंजीवादी व्यवस्था है, उसकी क्या की है, उसने आलोचना की है कि मुख्यतः उसके अमानवीय कार्य और श्रमिकों के पर्यटन की दृष्टि से, ठीक है। अतः अपनेपन की वापसी के लिए पूंजीवाद का अंत क्या है, जरूरी है, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत मनुष्य में अपनापन नहीं रह जाता, मार्क्स कहता है, और वह अपनी प्रकृति से, अपने समाज से, यहाँ तक कि अपने आप से भी पराया हो जाता है। अधिक पूंजी होने पर व्यक्ति क्या करता है, लोगों से मिलना जुलना कम कर देता है और वो खास खास लोगों से सिर्फ मिलता है, समाज में घुल मिल नहीं पाता है। तो ये कहना इसका है कि अगर पूंजी रहेगी मनुष्य के पास तो मनुष्य लोगों से बराबर अपनापन नहीं दिखा पाएगा, उसके अंदर परायेपन की भावना आ जाती है और वो यहाँ तक कि वो अपने आप को भी भूल जाता है और अपने आप से भी वो पराया हो जाता है पूंजी कमाने के चक्कर में। नेक्स्ट है अधिरचना का विश्लेषण, ठीक है। परायेपन के सिद्धांत के सूत्रपात से पहले चिरसम्मत मार्क्सवादी समाजवाद में सामाजिक जीवन के दो स्तर माने जाते थे, आधार और अधिरचना, ठीक है। और यह माना जाता था कि आधार में मौलिक परिवर्तन के साथ अधिरचना में अपने आप तदनुरूप परिवर्तन हो जाते हैं, यानी आधार में मौलिक परिवर्तन के साथ अधिरचना में क्या होता है, अपने आप परिवर्तन हो जाता है उसके अनुरूप। तब परंतु जब से परायेपन का सिद्धांत मार्क्सवादी चिंतन का महत्वपूर्ण अंग बन गया, तब से यह माना जाने लगा कि मनुष्य और उसकी संस्कृति भी मार्क्सवादी विश्लेषण का उपयुक्त विषय है। अतः उनका संक्षिप्त अध्ययन शुरू हो गया और इटली के विचारक ग्रामस्की का यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि उसने प्रिजन नोटबुक्स में प्रधानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ग्रामस्की की ये प्रिजन नोटबुक्स ये पुस्तक थी इनकी, और इन्होंने प्रधानता के सिद्धांत का प्रतिपादन इसमें किया है। उसने अपने निष्कर्ष में कहा कि साम्यवादी आंदोलन की रणनीति पूंजीवादी राज्य को छिन्न भिन्न करने तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उसे उन मूल्यों और मान्यताओं के क्षेत्र में जो बुजुर्गा प्रभुत्व का अंत करने में, जो संस्कृतियां हैं पुरानी और जो चीजें कही गई हैं जो सही हैं, बुद्धिजीवी लोग जो हैं, तो बुजुर्गा जो है प्रभुत्व का अंत करने में भी उतनी ही तत्परता दिखानी चाहिए जो बुजुर्गा समाज के नियमों को वैधता प्रदान करती है, जिन्हें उसने वैधता संरचनाओं की संज्ञा दी है, जैसे परिवार है, स्कूल है, चर्च है, इसको, ठीक है। फिर आ जाता है स्वतंत्रता की संकल्पना। एक मानवतावादी दर्शन होने के नाते मार्क्सवाद मूलतः क्या है, स्वतंत्रता का दर्शन माना जाता है, जिसका उद्देश्य है कि जन साधारण को व्यवस्था से मुक्त करके स्वतंत्रता की ओर ले जाना है, यानी व्यवस्था जो बनाई गई है उसको मुक्त करना है उससे और स्वतंत्रता की ओर उसे ले जाना है, ठीक है।
फ्रेडरिक एंगल थे और इनकी पुस्तक है, ठीक है, द कंडीशन ऑफ वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड में। इन्होंने व्यवस्था और स्वतंत्रता में अंतर करते हुए कहा है कि स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि हम जिन नियमों के आगे विवश होते हैं, इनकी वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करके उन्हें निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन हम बना सकें। फ्रेडरिक एंगल्स के अनुसार पूंजीवादी समाज की मुख्य पहचान विषमता है। ठीक है, क्या है? विषमता है, स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, उसने औद्योगिक प्रणाली की आलोचना नहीं की, बल्कि उसके प्रहार का लक्ष्य पूंजीवादी प्रणाली है। क्या है? पूंजीवादी प्रणाली है, क्योंकि उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का क्या होता है? एकाधिकार होता है। हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी काफी डिटेल में। मार्क्स और एंगल्स ने आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था तथा तकनीक तंत्र को मानव सभ्यता के लिए वरदान माना। ठीक है, मार्क्स और एंगल ने जो औद्योगिक व्यवस्था है उसको क्या माना? तकनीक तंत्र को मानव सभ्यता के लिए उसने वरदान माना है, क्योंकि इसमें प्रकृति के नियमों की वैज्ञानिक जानकारी द्वारा उत्पादन की क्षमता बढ़ती है। जैसे पहले खेती होती थी या कोई कार्य होता था तो हाथ से होता था, धीरे धीरे मशीनों का आविष्कार हुआ तो खेती ज्यादा होने लगी, उत्पादन अधिक होने लगा, पैदावार अधिक होने लगी और कार्य अधिक तेजी से होने लगा, जिनसे मानव समाज को भौतिक संतुष्टि के साधन प्राप्त होते हैं। मानव समाज संतुष्ट होता है और समाजवादी क्रांति होने पर समाज जो है व्यवस्था लोक से निकलकर स्वतंत्रता लोक में प्रवेश करेगा। ठीक है, मार्क्सवाद एक आलोचनात्मक मूल्यांकन। हमने बहुत सारी चीजें, 3 4 वीडियो हमने अब तक पढ़ ली। वीडियो में हमने मार्क्सवाद पढ़ा और हमने सारी चीजें पढ़ ली। उसके बाद हम आज आलोचना पर खत्म करेंगे, क्योंकि हर चीज की अच्छाई भी होती है तो उसके साथ साथ उसकी बुराई भी निकलकर सामने आती है। ठीक है, तो आज हम मार्क्सवाद की जो भी चीजें थी उसमें हम कमियां निकालना शुरू करेंगे, जो कि राइटरों ने निकाली है। तो मार्क्सवाद की कड़ी आलोचना विभिन्न लेखकों दार्शनिकों में है, जिसमें मुख्य रूप से कार्ल थापर आते हैं, बर्नस्टीन आते हैं। ये सब समाजवादी, सामाजिक प्रजातांत्रिक संशोधनवादी और अर्थशास्त्री भी रहे हैं। कार्ल थापर ने अपनी पुस्तक ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में मार्क्सवाद को मुख्य समाज का क्या बताया है? दुश्मन ठहराया है। हैं? क्या ठहराया है? इन्होंने कहा है अपनी पुस्तक ओपन सोसाइटी इट्स एनिमीज, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को क्या करता है? नष्ट कर देता है और उसके व्यक्तित्व के विकास में क्या है? बाधक है, विकास में रुकावट है। मार्क्स ने केवल भौतिकवादी तत्वों को ही महत्व दिया। किसको महत्व दिया? भौतिकवादी तत्वों को, जबकि इतिहास के विकास में आध्यात्मिक तत्वों का भी महत्व है और उसके द्वारा की गई इतिहास की आर्थिक धारणा क्या है? एक पक्षीय है। ठीक, समाज में केवल दो ही वर्ग नहीं होते। ठीक है, आलोचना में समाज में केवल दो ही वर्ग नहीं होते, जैसा कि मार्क्स कहता है कि दो ही वर्ग होते हैं, एक पूंजीपति वर्ग होता है और मजदूर वर्ग, तीसरा वर्ग नहीं होता। इसमें तीसरा वर्ग भी होता है, एक पूंजीपति वर्ग होता है, एक गरीब वर्ग होता है, लेकिन तीसरा वर्ग भी होता है जिसे हम क्या कहते हैं? मध्यम वर्ग कहते हैं। और इस समाज में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? मध्यम वर्ग निभाता है। सबसे ज्यादा संख्या मध्यम वर्ग की हुआ करती है। मार्क्स के वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दोषपूर्ण माना जाता है, क्योंकि समाज में विभिन्न वर्ग एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के सहायक है। ठीक है, पूंजीपति की भी जरूरत है, निम्न वर्ग की भी जरूरत है, क्योंकि काम कौन करेगा? मध्यम वर्ग की भी जरूरत है, उपभोग कौन करेगा? तथा वे आपसी तालमेल से काफी कार्य अपने करते हैं। राज्य के स्वरूप के संबंध में मार्क्स की धारणा गलत है, क्योंकि राज्य न तो केवल पूंजीपतियों की संख्या है, क्योंकि राज्य के अस्तित्व को स्वीकार करना नहीं चाहता है मार्क्स, वो राज्य को नहीं मानता है। उसके अनुसार राज्य की आवश्यकता नहीं है, ना ही हिंसा पर आधारित है, बल्कि उसका आधार सहमति तथा लक्ष्य जन कल्याण है, क्योंकि राज्य नहीं होगा तो लोगों का कल्याण भी नहीं होगा। ठीक है, हर चीज पर रोक लगाने के लिए, अंकुश लगाने के लिए या बढ़ावा देने के लिए अच्छी चीजों को राज्य की आवश्यकता है। राज्य एक वर्गीय संगठन ना होकर एक नैतिक संस्था है, अतः राज्य की विलीनीकरण की धारा काल्पनिक है। मार्क्स के वितरण का सिद्धांत अव्यवहारिक है। इसके अलावा मार्क्सवाद की आलोचना का मुख्य आधार यह है कि वह क्रांति का संदेश देकर हिंसा को बढ़ावा देता है, क्योंकि यह क्रांति की बात करता है, हिंसा को कहते हैं आलोचना की बढ़ावा दे रहा है कार्ल मार्क्स। तथा
सर्वहारा के अधिनायक तंत्र का लक्ष्य रखकर अधिनायक तंत्रवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। इसी कारण से कुछ पश्चिमी देशों, विशेषतः फ्रांस, इटली, स्पेन आदि में मार्क्सवाद के नए रूप यूरो साम्यवाद का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? यूरो साम्यवाद का विकास हुआ। यूरो साम्यवादी मार्क्सवाद के लक्ष्य को उदार लोकतंत्र संस्थाओं के माध्यम से सिद्ध करना चाहते हैं। इसकी आलोचना में चिरसम्मत मार्क्सवादियों का तर्क है कि यूरो साम्यवाद मार्क्सवाद का सच्चा प्रतिनिधित्व तो नहीं करता, बल्कि उसे विकृत कर मार्क्सवादी आंदोलन के भीतर से कमजोर करने की एक साजिश है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मार्क्स के विचारों ने विश्व के बुद्धिजीवी वर्ग को क्या किया है? प्रभावित किया है। सिंडिकेलिस्ट समष्टिवाद या राजकीय समाजवाद, गिल्ड समाजवाद, अराजकतावाद आदि सिद्धांत जो है ये मार्क्सवादी विचारधारा के ही ये विविध रूप है। विभिन्न प्रकार के जो रूप है वो मार्क्सवाद की विचारधारा के ही है। फेबियनवादियों, संशोधनवादियों, प्रजातांत्रिक समाजवादियों पर ही मार्क्स का स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है। सब में मार्क्स के विचार मिलते हैं। ठीक है, हमने मार्क्सवाद का पूरा सिद्धांत पढ़ लिया। सब कुछ हमने इसमें 3-4 वीडियो में सारा कंप्लीट कर लिया और संक्षेप में आलोचना भी हो चुकी है। और अब हम इसको संक्षेप में इतना ही कहेंगे कि संक्षेप में मार्क्सवाद एक प्रगतिवादी दर्शन है तथा इसका स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय है, जिसका मुख्य संदेश है कि सामाजिक अन्याय की जड़ें समाज व्यवस्था के अंतर्गत ढूंढनी चाहिए। जो सामाजिक अन्याय होता है उसकी जड़ें जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है उसके अंदर ढूंढनी चाहिए और वही उसका प्रतिकार भी करना चाहिए। ठीक है, यानी प्रगतिवादी दर्शन है मार्क्सवाद जो है वो प्रगतिवादी दर्शन है और इसका स्वरूप जो है वो भी सिर्फ राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। और मुख्य संदेश है कि जो सामाजिक न्याय की जड़ें हैं उसकी व्यवस्था को, जो अंतर्गत सामाजिक व्यवस्था है उसी के अंदर हमें ढूंढनी चाहिए और उसका प्रतिकार भी वहीं पर हमें करना चाहिए। यानी जो चीजें खराब है उसका हमें प्रतिकार भी करना चाहिए, उसके लिए आवाज भी उठानी चाहिए, बोलना भी चाहिए, जिससे चीजें व्यवस्थित हो पाए और सब लोग अच्छे से स्वतंत्र रूप से सामाजिक समरसता को बढ़ावा देते हुए रह सकें। और ये टॉपिक हमारा ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है और आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। और टेलीग्राम चैनल पे जो भी पीडीएफ है वो मैं सब अपलोड कर दूंगी। ठीक है, सारी जो पॉलिटिकल थिंकर्स की जो भी अब तक अपलोड नहीं हो पाई हैं सारी अपलोड कर दूंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ। लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें और नेक्स्ट वीडियो में कौन सा किस टॉपिक पे मैं पढ़ाऊं, इसके लिए अगर आप कोई विशेष टॉपिक पहले पढ़ना चाहते हैं या कोई चैप्टर तो जरूर कमेंट करिएगा। और फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।